एग्जाम कोई भी हो, एसएससी हो या रेलवे, सारा खेल उन 25 सवालों का नहीं होता है। सिलेक्शन सिर्फ वो 2 से 4 ट्रैप क्वेश्चन डिसाइड करते हैं जो 90% भीड़ को रेस से बाहर कर देता है। उसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं सिलेक्शन शॉर्ट 5। हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर एसएससी। मेरा नाम है अभिषेक। आज के सेशन में परसेंटेज के टॉप 5 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को हम डील करने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब चीनी की कीमत 28% से बढ़ जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को प्रति माह इस प्रकार कम कर लेता है कि चीनी पर किया गया व्यय पहले की तुलना में 12% अधिक हो। यदि परिवार पहले हर माह 18.4 kg चीनी खपत करता था तो प्रति माह चीनी की नई खपत कितनी है। क्वेश्चन को करने के लिए आइडियल टाइम कितना लगना चाहिए, आइए मैं बताता हूँ। यहाँ कुछ नहीं करना है, 128 और यहाँ 112 होता, 16 से आप काटते तो 8 बार में जाता और ये कितने बार में जाता, 7 बार में। 8 का वैल्यू हमको कितना दिया है क्वेश्चन में, 18.4, तो 7 का वैल्यू कितना होगा 2.3 इंटू में क्या 7। आंसर क्या मिल जाता हमको 23 सते 161, यानी ऑप्शन बी। बट ये चीज आधे लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो मैं इसको बेसिक से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि इस लेवल पे सोचने के लिए आप कैपेबल हो जाएं। आप किसी चीज पे कितना खर्च कर रहे हैं इसको डिसाइड कैसे किया जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा वो होता है क्या कि उस चीज का प्राइस कितना है प्लस कितना यूनिट हम क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ये दोनों चीज क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। यानी किसी एक को जब आप इंक्रीज करेंगे तो यहाँ एक्सपेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, तो प्राइस में जो आप चेंज करेंगे परसेंटेज में, जैसे कि इस क्वेश्चन में कितना हम 28% का चेंज कर रहे थे, तो एक्सपेंस में भी हमारा कितना 28% का ही चेंज होगा। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि कंजप्शन हमारा अभी भी सेम रहना चाहिए। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। मान लीजिए हमने प्राइस में 20% बढ़ा दिया तो कितना होगा, 12 हो गया। कंजप्शन को हमने अभी भी 10 यूनिट ही रखा तो नया एक्सपेंडिचर हमारा कितना होगा, 120 होगा। यानी यहाँ भी हम चेंज कितना देख रहे हैं, 20% का। अब हम क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मान लीजिए पहले हम 100 रुपया खर्च करते थे तो कुछ यूनिट हम कंज्यूम कर रहे होंगे और उसका कुछ प्राइस होगा। अब क्या हुआ कि 28% प्राइस में इंक्रीज हुआ तो टोटल एक्सपेंस भी हमारा कितना होगा, 128 होगा। यानी अगर हम चाह रहे हैं कि पहले जितना हमारा कंजप्शन था अभी भी कंजप्शन उतना हो, तो जो चीज मार्केट से हम पहले 100 रुपया का लेके आते थे अब उसके लिए हमको 128 रुपया देना होगा। लेकिन हमारे पॉकेट में कितना है, पहले से सिर्फ 12% ज्यादा है। यानी पहले अगर 100 रुपया मेरे पॉकेट में हुआ करता था तो अब कितना है, 112 रुपया है। तो 128 रुपए में तो अभी भी 18.4 kg मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास 128 ना होके 112 है। तो 128 का वैल्यू अगर 18.4 है तो 112 का वैल्यू हमको बताना है। 16 से आप काटेंगे तो 8 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा। यानी 8 का वैल्यू 18.4 है तो 7 का वैल्यू क्या होगा, 16.1 होगा। अब आगे से जब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते के टाइम आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ आप 100 ऐड कर देंगे और यहाँ भी 100 ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 18.4 है पहले का खपत, यानी इसका वैल्यू होगा 18.4। तो नया अगर हमको चाहिए तो इसका कितना हो जाएगा, 16.1। एक दो बार और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेंटली इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लायक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 थी और उसका मासिक खर्च 45,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ी और उसका खर्च 8% बढ़ा। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, ये हमको कैलकुलेट करना है। अगर हम परसेंटेज पे ही जब काम करना है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर ले, यानी 3 जीरो हटा दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी 80 रुपया पहले मेरा इनकम था जिसमें से 45 को हम खर्च कर देते थे, तो सेव कितना करते होंगे, 35 करते होंगे। रेशियो में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो इनकम और यहाँ क्या होगा हमारा एक्सपेंडिचर और यहाँ क्या होगा सेविंग। इनकम का बात करें 5 से जब काटेंगे तो 16, 9 और 7 हो गया। एक चीज यहाँ समझने लायक है कि अगर मान लीजिए हमारा इनकम 100 रुपया था और पहले हम क्या करते थे कि जो मेरा खर्च था वो कितना था, 50 था, और जो सेविंग था वो भी कितना था, 50 था। अब हमने क्या किया कि इसमें 16% इंक्रीज किया और इसमें भी हमने क्या किया, 16% का इंक्रीज किया। तो अब ये वैल्यू कितना हो गया, 58। तो ओवरऑल आप क्या देख रहे होंगे कि ओवरऑल भी हमारा कितना 16% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है,
यानी अब तक हमने क्या दो चीज सीखा है। पहला चीज कि मान लीजिए ए बराबर क्या है, बी प्लस सी है, और इसमें कुछ परसेंटेज चेंज हो रहा है, मान लीजिए 20% का, तो बी में भी 20% का चेंज होगा एंड सी में भी हमारा क्या होगा, 20% का चेंज होगा। थोड़ा सा इसको मैं सही कर लूँ, बी में हमारा क्या होगा, 20% का चेंज होगा एंड सी में भी हमारा क्या होगा, 20% का चेंज होगा। लेकिन अगर ए बराबर बी इंटू सी हो तो किसी एक में जो चेंज होगा, जैसे मान लीजिए इसमें 20% का चेंज होगा, तो टोटल आउटकम में भी 20% का चेंज हो जाएगा। यानी यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, उस पर अगर जाएं तो कंक्लूजन में हमें ये दिख रहा है कि जब इनकम में 16% का वृद्धि हुआ है तो एक्सपेंस में भी 16 का होना चाहिए था। मतलब यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए था, प्लस 60% होना चाहिए था, और यहाँ भी क्या होना चाहिए था, प्लस का 16%। ठीक है, तभी ना ओवरऑल, मान लीजिए ओवरऑल जब 16% का इंक्रीज हो रहा है और ये दोनों जब ऐड में है तो यहाँ भी 16% का इंक्रीज होना चाहिए और यहाँ भी। लेकिन एक्सपेंस में हमारा क्या है कि 16 ना होके कितना हो रहा है, 8% का इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर हम बोले कि एक्सपेंस का जो 8% है ये कहाँ से मैनेज हो रहा होगा, तो सेविंग में इस वाले इंक्रीज को एडजस्ट करना होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 9 का 8% कितना होता है, तो 9 के 8% का हम बात करें तो क्या होगा, 0.72। लेकिन ये 9 का 8% है, अगर आप 7 का देखेंगे कि 7 का कितना परसेंट है, 0.72, तो आपको दिख रहा होगा कि 10% से क्या है, ज़्यादा है थोड़ा सा। अब यहाँ से एक चीज़ आपको मालूम होगा कि 16% पहले से है और 10% ए वाला है, तो टोटल इंक्रीज कितना होना चाहिए, 26%। जिनको एग्जैक्ट कैलकुलेशन समझना है वो ऐसे समझ सकते हैं कि 0.77 का कितना है, 10%। इसके अलावा क्या बच गया हमारे पास, 0.02 अपॉन में क्या, 7। 1/7 का वैल्यू हमको पता है कितना, 14.28 होता है। यानी 2/7 कितना होना चाहिए, अगर हम बोले तो 28.56, और इसी को अप्रॉक्स में यहाँ क्या 29 लिखा गया है। अब आगे से इतना आपको नहीं करना होगा, आइए समझते हैं कैसे। आगे से आपको कितना करना होगा, तो जैसा कि हमको दिख गया था कि 80,000 इनकम है, 45,000 खर्च है, यानी 35,000 क्या होगा, हमारा सेविंग होगा। यानी यहीं से अगर हम काट लेते 5 से तो कितना होता है, 60, और यहाँ 9, यानी बचा हुआ हमारा रेशियो क्या होता, 7 होता। अब हमको दिख रहा है कि ओवरऑल इनकम में 16% बढ़ रहा है, जबकि एक्सपेंडिचर में हम 8% बढ़ा रहे हैं। तो हमको क्या दिख रहा था कि इस 9 का 8% कहाँ एडजस्ट होगा, जो हमारा सेविंग है, सेविंग जो कि 7 है, इसमें एडजस्ट होगा। 9 का 8% कितना है, 0.72 है, तो यहाँ से हमको दिख रहा था कि अप्रॉक्स में 10% जाएगा और इतने से ही हमारा आंसर आ जाता। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक वस्तु के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों के बीच का अंतर 259 रुपये 20 पैसे है, तो दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40% कितना होगा। इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपको जीपी रिवाइज करा दे। जीपी में जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा सीरीज बढ़ता है वो कैसे मल्टीप्लाई होकर इंक्रीज होता है। जीपी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ प्रत्येक वर्ष बोला है, यानी सक्सेसिव तरीके से बढ़ रहा है। सक्सेसिव तरीके से बढ़ना मतलब जीपी का फॉर्म। जीपी में आपको एक चीज पता होगा कि अगर पहला टर्म ए है तो उससे अगला टर्म ए आर होता है, उससे अगला टर्म ए आर स्क्वायर होता है, उससे अगला टर्म ए आर क्यूब होता है, एंड ऐसे ही ये सीरीज क्या होता है, कंटिन्यू होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए को अगर हमने 3 मान लिया एंड आर को अगर हमने 2 मान लिया। छोटा वैल्यू इसलिए लिया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ है। तो हम क्या लिखेंगे कि पहला अगर हमारा 3 होगा तो अगला क्या होगा, 6 होगा, उससे अगला क्या होगा, 12 होगा, उससे अगला हमारा क्या होगा, 24 होगा। यानी यहाँ से एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर गैप को भी देखें तो यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 6 है, यहाँ क्या है, 12 है। यानी ये गैप भी हमारा क्या हो रहा है, 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 वर्ष का हमको डेटा लेना है, यानी पहला साल, दूसरा साल, ये तीसरा साल है, और ये क्या है हमारा चौथा साल है। ठीक, 20% से बढ़ने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा कितने से, 6/5 से। ठीक है, यानी नीचे जो हमारा गैप बनेगा डी का अगर हम बात करें तो ये भी क्या होगा, 5/6 से मल्टीप्लाई होगा।
यानी अगर इसको हम D1 मान ले, ये D2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, D3 हो गया। यानी अगर हम बोले कि D2 को 6/5 से हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमको, 259.20। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, 6 से जब काटेंगे तो 6 चौका 24, बचा 1 यानी 6 तिया 18, बचा 1, 6 दूनी क्या हो गया 12, और यहाँ क्या आएगा पॉइंट। 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो D2 का वैल्यू क्या आएगा, 40 बचे 200 एंड 32 बचे 160, जिसका मान हम 16 लेंगे। यानी क्या आया, D 216 आ गया हमारा। यानी यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 216। और ये 216 क्या होगा कि यहाँ जो अमाउंट होगा सेकेंड ईयर में उसका 6/5 होगा। यानी सेकेंड ईयर का अमाउंट का 6/5 हमारा क्या है, 216। 6 से आप काटेंगे तो कितना आएगा, 36। यानी यहाँ क्या आ गया, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, माफी चाहूंगा। इसका 20% ही ना, तो 1/5 क्या है, 216 है। यानी अगर हम इस वैल्यू का बात करें तो कितना होगा, 1000 + 80 यानी 1080। इसी का हमको क्या बताना है, 40%। यानी 40% जब आप निकालेंगे तो ये जीरो कैंसिल आउट होगा क्योंकि नीचे 100 आएगा, और आंसर हमारा क्या आएगा, 432। अब अगर आप इतना चीज समझ जाते तो आप क्वेश्चन को कैसे डील करते, अब थोड़ा सा हम समझते हैं। सीधा हम क्या लिखते हैं, ये 259.20 जो है ये किसका मान है, डिफरेंस के 6/5 का। यहाँ से जब हम सॉल्व करते तो डी हमारा क्या आता, 216। आपको पता है डी हमारा क्या है, 20% ही तो है। यानी अमाउंट जो भी होगा हमारा उसका 20%, यानी 1/5 का वैल्यू है 216। तो अमाउंट हमको सीधा दिख रहा था कितना, 1080। इसका 40% निकालना कितना बड़ा काम था। यानी यहाँ तक आप क्या देख रहे होंगे कि क्वेश्चन को समझाने में मुझे टाइम लग रहा है। अगर एक बार आप क्वेश्चन को समझ गए तो फिर सॉल्व करने में आपको 30-40 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन का हम बात करें तो क्या बोला है कि यदि 110 को x% से घटाने पर वही परिणाम आता है जो 50 को x% बढ़ाने से आता है। हमको क्या बताना है कि 650 का x% और 180 के x + 20% से कितना अधिक है। अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी परसेंटेज हम क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को जनरली जब हमें लिखना होता है तो हम 1/f लिखते हैं। आप x/y भी लिख सकते हैं। समझने योग्य बात क्या है कि जब हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए यहाँ प्लस है तो हम क्या लिखते हैं कि 1 + f/f हो जाएगा। या फिर इसमें अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे कि x + y में क्या होगा, y। जब हम घटा रहे होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, f - 1/f। एग्जाम्पल से इसको समझे तो 20% जब हम वैल्यू बढ़ाते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि रिजल्ट क्या देगा, 1/5। तो इसका फ्रैक्शन मान आता है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट पे क्या चेंज आता है, 6/5 हो जाता है। अगर हम घटा रहे होते हैं तो -1/5 लिखते हैं, ओवरऑल चेंज क्या होता है, 4/5 होता है। यही चीज हम इस टर्म में लिखे हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को डील करेंगे तो आपको समझ आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 110 को x% से हम घटा रहे हैं तो हम क्या लिखें कि 110 है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, f - 1/f से। क्यों, क्योंकि हम घटा रहे हैं। अच्छा, 50 में हम क्या कर रहे हैं, 50 में हम इस चीज को बढ़ा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, f + 1/f हो जाएगा। f से f नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी f - 1 अपॉन में f + 1 का अगर हम बात करें तो क्या आया हमारे पास, 5/11 आया। f को अगर हम एक तरफ लिखें तो क्या लिखेंगे कि 6f बराबर होगा कितने के, 5 + 11 यानी 16 के। f का मान हमारे पास क्या आ गया, 8/3। हमने क्या माना था, f को 1/f माना था। यानी जब इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, 3/8, जो कि कितना होता है परसेंटेज के टर्म में, 37.5%। अब बारी आता है कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन में जब आप 37.5% से डील करेंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या होगा, लेंदी होगा। तो मैं बोलूँगा कि आप फ्रैक्शन से ही डील कीजिए। अब 650 का हमको क्या चाहिए, 3/8, और कंपेयर करना है किससे हमको, 180 से कितना ज़्यादा है। परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 20 का मान क्या होता है, 1/5। x का मान हमारे पास क्या है, 3/8। यानी इसका अगर टोटल हम बात करें तो क्या होगा हमारे पास, 23/40। यानी हमको डील क्या करना है, 180 का 23/40। अगर यहाँ भी हम 40 बना लें तो कोई दिक्कत है नहीं, कंपेयर करना यहाँ से हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम काटा पीटी मचाएं तो ये इससे कट जाएगा, ठीक।
15 से ये 12 बार में चला जाएगा, यानी ये वाला वैल्यू हमारे पास क्या है 650। 23 में जब 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 प्लस 46 होगा, यानी कितना हो गया 276। गैप का अगर हम बात करें कि कितना गैप है, तो 76 में 24 जोड़ेंगे 150, यानी 74 तो मिल गया 350 तक, प्लस में 300 यानी 374। 276 का कितना परसेंट है? यहाँ से आई होप आपको आंसर दिखने भी लगा होगा। 136 आप बिना किसी डाउट के मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो 276 होगा, प्लस में क्या होगा 98 होगा। 276 तो 100% हो गया। 98 का अगर हम बात करें तो 27 दिया कितना होता है 81, और अगर आप 6% और लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 98 के आसपास जाएगा, तो 136 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम डील करें तो कितना टाइम लगना चाहिए, इस पे हम चर्चा करते हैं। ये वैल्यू छोटा है, ये बड़ा है, हम सिंपली कुछ नहीं लिखेंगे, f-1 अपॉन में क्या लिखेंगे f+1, और यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आएगा 1/3। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहाँ f आपको 2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अगर f आपको 2 दिख गया तो हम एज्यूम क्या करते हैं 1/f। 1/2 का परसेंटेज मान कितना होता है 50%। अब यहाँ क्या है 210 का 50% हमको चाहिए, कितना होता है 105। 180 का 70% कितना होगा 126। कितना कम है 21 का कमी है कितने पे 126 पे, यानी इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 आएगा। 1/6 का परसेंटेज मान 16 सही 2/3 आपको पता होना चाहिए। ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का। आप इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगले सेशन में मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको डेली वीडियो मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।